तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास को। और आज की क्लास में हम ग्रेजुएशन लेवल की इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन सिंपल स्वीट टॉपिक आपके सामने लाए हैं। और इस टॉपिक का बच्चों नाम है व्हाट मैक्रो इकोनॉमिस्ट डू, कि मैक्रो इकोनॉमिस्ट करते क्या है। इस टॉपिक को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बुक, एबल, बर्नेक एंड क्यूशर की बुक आती है, उस बुक के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में से इस टॉपिक को उठाया गया है। इस चैप्टर में 3 टॉपिक है, ये टॉपिक नंबर 2 है। इसका टॉपिक नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स मेजर इश्यूज, वो ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, उसके लेक्चर्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। इस चैप्टर का अब हम टॉपिक नंबर 2 कर रहे हैं। एंड इसके बाद टॉपिक नंबर 3 भी आएगा, जहां पे क्लासिकल एंड केन्सियन इकोनॉमिक्स में डिफरेंस करवाऊंगा। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 2 कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपके सिलेबस में ये वाली रीडिंग है, ये वाली बुक है और चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, तो टॉपिक, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है पेपर में ही क्वेश्चन आ जाए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स करते क्या है, या फिर उसके जो 4 फंक्शन है कोई भी एक फंक्शन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते एंड सीधे टॉपिक को शुरू करते हैं। तो भाई मैक्रो इकोनॉमिस्ट करते क्या है, तो उससे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि मैक्रो इकोनॉमिस्ट होते कौन है। तो भाई आपको पता है 2 टाइप की इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इको छोटी वाली, मैक्रो इको बड़ी वाली। जो बड़ी वाली इकोनॉमिक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके जो लोग होते हैं, उसके लिए जो पॉलिसी मेकर होते हैं, वो लोग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी बनाते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उनको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिस्ट। क्या बोलते हैं जी? मैक्रो इकोनॉमिस्ट। अब वो लोग करते क्या है जी? 4 काम। कितने काम? 4 काम करते हैं। अब वो 4 काम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला काम है फोरकास्टिंग करना। भाई फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, कि किसी भी फील्ड के बारे में, जीडीपी के बारे में, महंगाई के बारे में भविष्यवाणी करना। उनका दूसरा काम होता है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, किसी भी चीज के बारे में एनालिसिस करना, उसको एनालाइज करना, मतलब उसको ऑब्जर्व करना, उसकी स्टडी करना। तीसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च। रिसर्च का नॉर्मली मतलब होता है कोई नई खोज करना, कोई नई नॉलेज की खोज करना, कुछ नया चीज लेके आना। तो जैसे आपको पता है डे बाय डे इकोनॉमिक्स में कुछ ना कुछ नई नई खोज या न्यू थ्योरीज बनती आ रही है, तो वो रिसर्च का हिस्सा है। एंड उसके बाद डेटा डेवलपमेंट। अब आपको फोरकास्टिंग करनी है, आपको कुछ ऑब्जर्व करना है, आपको कोई नई नॉलेज की खोज करनी है, तो उनके लिए क्या चाहिए? डेटा। और डेटा डेवलपमेंट, इसका मतलब है डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन करने का काम भी इनका है। जब तक डेटा नहीं होंगे तब तक आप स्टडी कैसे करेंगे, तब तक आप फोरकास्टिंग कैसे करेंगे। तो उनके लिए आखिरी काम क्या होता है? डेटा कलेक्ट करना, डेटा डेवलपमेंट करना। बट डोंट वरी, इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से बोल दिया। आइए एक एक करके चारों को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है जी? मैक्रो इकोनॉमिक्स की फोरकास्टिंग करना। अबे फोरकास्टिंग क्या होता है भाई? फोरकास्टिंग का सिंपल मतलब होवे भविष्यवाणी करना। जी हाँ, मैक्रो इकोनॉमिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो भविष्यवाणी कर देते हैं। भैया भविष्यवाणी कैसी? मतलब वो भविष्यवाणी कर देंगे कि मेरी शादी कब होगी। अबे नालायको, ऐसी भविष्यवाणी नहीं, इकोनॉमी से संबंधित फोरकास्टिंग करना। जीडीपी के बारे में, प्राइस के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, ट्रेड साइकिल के बारे में, इन सब के बारे में फोरकास्टिंग कौन करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिस्ट। ठीक है, और ऐसा ही आप लोग सोचते होंगे, बट सुनो, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? समझना बात को बहुत ध्यान से। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिस्ट का काम फोरकास्टिंग करना है, जबकि भाई साहब ऐसा नहीं है। अरे फोरकास्टिंग करना, भविष्यवाणी करना हलवा थोड़ी है भाई। इकोनॉमिस्ट लोग हैं, ज्योतिष थोड़ी है कि आइए बैठ कर भविष्यवाणी करें, शादी कब होगी, घर कब मिलेगा, बंगला कब, कार कब आएगी। अबे नहीं नहीं नहीं, ये मैक्रो इकोनॉमिस्ट है, ये फोरकास्टिंग नहीं करते। इनको फोरकास्टिंग करने के अलावा बहुत सारे काम होते हैं। एंड दूसरी बात, फोरकास्टिंग करना इतना सिंपल भी नहीं है भाई कि बैठे बैठे बता दिया कि देश का जीडीपी इतना हो जाएगा, देश में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता, समझ में आ गया? यहां पे केवल फोरकास्टिंग की जाती है, वो भी प्रॉपर नहीं होती। प्रॉपर का मतलब 100% नहीं होती। यहां पे हम एक 90% तक की फोरकास्टिंग कर देते हैं कि ऐसा होगा, सॉरी होगा नहीं, गलत बोल दिया मैंने, ऐसा हो सकता है। समझ में आ गया? या ऐसा पॉसिबल केस बन सकते हैं।
लेकिन ऐसा होगा ही होगा ये बोलना बिल्कुल गलत होता है। एंड दूसरी बात, जो फोरकास्टिंग होती है वो सभी के सभी इकोनॉमिस्ट बैठ के फोरकास्टिंग नहीं करते। छोटा सा एक ग्रुप होता है एक्सपर्ट्स का, वो बैठ के फोरकास्टिंग करते हैं, बाकी इकोनॉमिस्ट लोग कुछ और काम करते हैं। फोरकास्टिंग के अलावा आपने देखा ना बहुत सारे और काम होते हैं, एनालिसिस हो गया, रिसर्च हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया, तो ये काम कौन, ये तो करेंगे। तो सभी के सभी बैठ के फोरकास्टिंग नहीं करते। समझ में आ गया क्या बोलता है? अ लॉट ऑफ पीपल थिंक, बहुत से लोग सोचते हैं कि इकोनॉमिस्ट लोग अपना अधिकतर समय जो है फोरकास्टिंग करने में, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में निकाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो लोग क्या सोचते हैं कि इकोनॉमिस्ट बताएगा कि वेदर देयर विल बी रिसेशन, कि रिसेशन कब होगा। अब यहां पे समझना, विल बी, विल का मतलब होता है फ्यूचर टाइम्स। भैया इंग्लिश हमको आती है, अब इन नालायक को समझो। विल का मतलब होता है कि ये चीज होगी ही होगी। हम अक्सर विल का यूज करते हैं तब जब वो चीज फ्यूचर में होगी ही होगी, तभी तो करते हैं। तो लेकिन आप खुद बताओ कि एक्चुअल में इकोनॉमिस्ट लोगों के लिए ये प्रेडिक्शन कर पाना संभव है कि होगा ही होगा? ये संभव नहीं होता। हम इतना बोल सकते हैं कि इसके होने के चांसेस ज्यादा है, ये बोलना सही है, बट होगा ही होगा ये बोलना गलत है। ठीक है, बट लोग तो ये सोचते हैं, जो आप जैसे लोग हैं वो तो यही सोचते हैं ना कि इकोनॉमिस्ट क्या करता है भाई, फोरकास्टिंग करता है, भविष्यवाणी करता है। जैसे कि लोग सोचते हैं कि हम बता देंगे कि इकोनॉमी कितनी ग्रो करेगी। हमको नहीं पता कितनी ग्रो करेगी, हम ये बोल सकते हैं कि इतनी ग्रो कर सकती है, इतनी ग्रो करेगी ये बोलना गलत है। ठीक है, बट एक्चुअली में मोस्ट इकोनॉमिस्ट डोंट डू दैट। तो वही मैंने बोला, सारे के सारे इकोनॉमिस्ट बैठ के फोरकास्टिंग नहीं करते। ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट फोकस ऑन फोरकास्टिंग। केवल एक्सपर्ट्स का कुछ एक छोटा ग्रुप होता है जो बैठ के फोरकास्टिंग करता है। ठीक है, अब जैसे बंदा है, मान लो इकोनॉमिस्ट है, तो ये क्या बोल रहा है कि क्या अब रिसेशन आने वाला है, तो ये भी डाउट में है। इसको ये नहीं पता कि आएगा ही आएगा, ये फोरकास्टिंग कर सकता है कि अब रिसेशन हो सकता है आ जाए, या रिसेशन आने के चांसेस है। यू नो ना रिसेशन, मंदी, अरे बंदी नहीं मंदी, नालायको, माइंड में ऑलवेज बंदी रहेगी, बंदी नहीं बेटा, मंदी, रिसेशन। समझ में आ गया? बंदे की बातें ना करो, दुख होता है मेरे को। तो इतने बात समझ में आ गई होगी। अब भैया आप बोल रहे हो फोरकास्टिंग करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इतना क्या मुश्किल है? भाई मुश्किल है, फोरकास्टिंग करना इतना आसान नहीं है भाई। फोरकास्टिंग डिफिकल्ट होती है। क्यों डिफिकल्ट होती है? क्योंकि किसी भी चीज की फोरकास्टिंग करनी हो तो हमको उस चीज के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, और अभी भी इकोनॉमी का, देश का या पूरे वर्ल्ड का हम पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी बची है जिसके बारे में अभी तक हमें फुल नॉलेज नहीं है, और जब तक फुल नॉलेज होगी नहीं आप फोरकास्टिंग कैसे करोगे? तो ही बोलता है वी डोंट फुल्ली अंडरस्टैंड हाउ द होल इकोनॉमी वर्क। हम अभी भी समझ नहीं पाते हैं कि पूरा देश किस प्रकार काम करता है, तो फोरकास्टिंग कैसे करें? अगर मैं किसी इंसान को समझ जाऊंगा अच्छे से तभी तो बता पाऊंगा उसका अगला स्टेप क्या होगा, कि अब वो क्या करने वाला है। अब मान लो मेरी वाइफ है या मेरी गर्लफ्रेंड है, अब अपनी गर्लफ्रेंड को मैं अब तक ठीक से समझ ही नहीं पाया, तो मुझे क्या पता उसका अगला स्टेप क्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फोरकास्टिंग कर पाना पहला रीजन इसलिए संभव नहीं है बिकॉज हमको अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं पता कि इकोनॉमी काम कैसे करती है। एंड रीजन नंबर 2 कि चलो भाई मान लिया हम फोरकास्टिंग करते भी है तो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें जो है हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी फोरकास्टिंग धरी की धरी रह जाती है। जैसे कि मैं फोरकास्टिंग कर रहा था लेकिन भाई साहब युद्ध हो गया, अब युद्ध हो गया, मेरी फोरकास्टिंग बर्बाद हो गई। क्या युद्ध के टाइम पर भी अब मेरी फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी सही काम करेगी? नहीं करेगी। मैंने फोरकास्टिंग कर रहा था लेकिन सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया कि मेरी फोरकास्टिंग खराब हो गई। ये मान लो मैं फोरकास्टिंग कर रहा था लेकिन देश विदेश में ऑयल के प्राइस, पेट्रोल के प्राइस जो है चेंज हो गए। अब पेट्रोल के प्राइस चेंज होने से भाई बहुत फर्क पड़ता है। पेट्रोल या ऑयल एक ऐसी वस्तु है जो इकोनॉमी को बहुत बुरे तरीके से या बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट करती है, क्योंकि पेट्रोल या ऑयल का यूज डेली बेस पर होता है और बहुत बड़ी मात्रा में होता है। अगर इसका दाम घटेगा या बढ़ेगा तो इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा। तो मैं फोरकास्टिंग कर रहा था, ऑयल के प्राइस चेंज हुए, मेरी फोरकास्टिंग खराब हो गई।
नेचुरल डिजास्टर, मैं फोरकास्टिंग कर रहा था, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, फोरकास्टिंग खराब हो गई। मैं फोरकास्टिंग कर रहा था लेकिन मेरे बिजनेस में कोई नई तकनीक आ गई, देश में कोई नई तकनीक आ गई जिसकी वजह से मेरी फोरकास्टिंग खराब हो गई। तो भाई फोरकास्टिंग करना तो आसान नहीं है, बहुत सारी चीजें उसको अफेक्ट करती है। एंड ये सब चीजें तो ऐसी है जिसको मैं समय से पहले पता लगा भी नहीं सकता। भाई मुझे क्या पता कब युद्ध होगा, मुझे क्या पता सरकार ने कब निर्णय ले लिया, अरे मुझे क्या पता कि कब तेल के दाम बढ़ गए या कब सूखा पड़ गया। तो इन सब चीजों का समय से पहले पता लगाना काफी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से फोरकास्टिंग कर पाना काफी टफ हो जाता है। हम कोई सॉलिड प्रेडिक्शन, कोई 100% श्योर वाली प्रेडिक्शन कर नहीं पाते और ये कर पाना संभव भी नहीं है। सिंपल सी बात है, भविष्यवाणी कैसे कर लोगे यार? आप 95% तक श्योर हो सकते हो लेकिन बिल्कुल 100% श्योर होना संभव नहीं होता। बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोलता है कि हाउ डू इकोनॉमिस्ट डील विद दिस। अब इकोनॉमिस्ट लोग इससे डील कैसे करते हैं कि मान लो मैं इकोनॉमिस्ट हूं, अब मुझसे बोला कि भाई प्रथम सर जरा बताइए देश का जीडीपी क्या होगा या देश की महंगाई क्या होगी। अब मैं ये बोल दूं भाई मुझे क्या पता, मैं कोई ज्योतिष थोड़ी हूं, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना। वो क्या बोलेगा, अरे यार तुमने इतनी को पढ़ी, तुमने इतना ज्ञान लिया, तुमने इको में पीएचडी करी, बट फिर भी तुम बता नहीं पा रहे क्या बात की तुमने इको पढ़ी। तो इस तरीके से इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट कभी भी विल का यूज नहीं करते। वो कभी भी ये नहीं बोलते कि ये होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा कि बताओ देश का जीडीपी क्या होगा, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग देश का जीडीपी 10% से ज्यादा होने के चांसेस है, बट मैंने ये नहीं बोला कि देश का जीडीपी 10% से ज्यादा ही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ही बोलता है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वन थिंग विल डेफिनेटली हैपन, कि ये चीज होगी ही होगी, इसको बोलने की बजाय इकोनॉमिस्ट यूजुअली क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आप मोस्ट लाइकली, ये बोलते हैं बट मोस्ट लाइकली, कि लगता है कि ये होने के चांसेस काफी ज्यादा है। वो लोग बोलते हैं बेस्ट केस, कि सबसे बेस्ट केस ये हो सकता है। अगर बात करूं किसकी मैं, ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो की, मतलब पॉजिटिव सिनेरियो की, एक तो वहां पे क्या बोलूंगा कि बेस्ट केस ये हो सकता है, होगा ही होगा, ये नहीं बोलूंगा। या मान लो मुझसे बात करी पेसिमिस्टिक सिनेरियो की, नेगेटिव केस की, तो मैं क्या बोलूंगा, वर्स्ट केस, कि बुरा से बुरा ये हो सकता है, होगा ही होगा, मैं ये नहीं बोलूंगा। तो इकोनॉमिस्ट ये विल शब्द यूज करने की बजाय इन शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज से निपटने के लिए। तो अब एक बच्चा बोलता है कि भैया फिर तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना यूजलेस है ना, फिर तो बेकार है, भविष्यवाणी कर नहीं पा रहे हो, देश में क्या होगा वो आपको पता नहीं है, तो फिर बेकार ही पढ़ी। बेटा बेकार नहीं है। अब जैसे कि जो वेदर फोरकास्टिंग वाले होते हैं, अब वो भी 100% श्योर तो नहीं होते, बट वो भी फोरकास्टिंग करते हैं ना, प्रेडिक्शन करते हैं ना कि यहां पे बारिश होने की संभावना है, यहां पे नहीं है, और उनकी वजह से हम लोग अपनी प्लानिंग कर पाते हैं ना। अगर अपने को मान लो मुझे कोई ओपन एरिया में पार्टी करनी है, तो मैं वेदर फोरकास्टिंग चेक करूंगा कि भाई जिस दिन मैं पार्टी करने का ट्राई कर रहा हूं उस दिन बारिश का मौसम तो नहीं है, तो एटलीस्ट मैं उनकी हेल्प से अपनी प्लानिंग कर तो पा रहा हूं। तो वो यहां बोला गया है कि यूजलेस नहीं है, भले ही हम 100% श्योर नहीं होते, बट उसके माध्यम से अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। अब जैसे कि डॉक्टर है, मान लो हार्ट का डॉक्टर है, दिल का डॉक्टर है, कौन, कार्डियोलॉजिस्ट, वही होता है, ठीक है, मेरे ख्याल से वही होता होगा भाई। तो कार्डियोलॉजिस्ट है, दिल का डॉक्टर है। अब उसको क्या ये पता होगा कि हार्ट अटैक कब आएगा? भाई उसे क्या पता कि हार्ट अटैक कब आएगा, बट फिर भी वो दिल का डॉक्टर बनाना, और वो हेल्प करता है, वो बताता है कि भाई ये दवाई खानी है, ये एक्टिविटीज करनी है, ये करना है और ये नहीं करना, जिसकी वजह से आप जो है बच जाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो हार्ट अटैक का पता नहीं लगा पाता, तो उसका मतलब ये हो गया कि बेफालतू में डॉक्टर बना। समझ में, उसके थोड़ी मतलब हो गया कि बेफालतू में डॉक्टर बना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो यहां बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक्स को पढ़ना फिर क्या यूजलेस है क्या? तो नॉट एट ऑल यूजलेस नहीं है भाई। जस्ट बिकॉज इट्स हार्ड टू मेक परफेक्ट प्रेडिक्शन, कि जस्ट बिकॉज ये मुश्किल है
प्रेडिक्शन को परफेक्टली पता कर पाना, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर ये फील्ड यूजलेस है, इकोनॉमिक्स पढ़ना ही खराब है, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मेट्रोलॉजिस्ट, ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे, भाई मैंने सही शब्द बोला है ना, मैं जो भी पढ़ते हो अपने आप देख लेना, नालायक को। सुनो, तो एग्जाम्पल के तौर पे दे आर नॉट ऑलवेज राइट अबाउट वेदर। अब वो वेदर के बारे में हमेशा ठीक नहीं होते, बट उनकी माध्यम से अपन लोग प्लानिंग तो कर लेते हैं। अपन लोग क्या करते हैं? प्लानिंग, कि पिकनिक पे कब जाना है, पिकनिक पे कब नहीं जाना। इसी प्रकार डॉक्टर, अब वो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि आप बीमार कब पड़ोगे, बट उनको पता होता है कि क्या रिस्क है और हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़े। अब ये थोड़ी है कि डॉक्टर को नहीं पता बीमार कब पड़ोगे, तो डॉक्टर बना ही क्यों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बोलता है, तो इसी प्रकार इकोनॉमिस्ट लोग जो होते हैं वो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। वो बताते हैं कि इकोनॉमी कैसे काम करती है एंड इकोनॉमी में चीजें कैसे काम करती है। ठीक है, इसको भी जानना आवश्यक है। अब मान लो प्रेडिक्शन नहीं कर पाते तो क्या अब ये भी नहीं जाने कि देश काम कैसे करता है? भाई देश को तो आगे बढ़ाना है ना, देश को तो आगे लेके जाना है ना। भले ही प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे 100%, बट 90% की प्रेडिक्शन के बेस पे हम चीजें देश में आगे बढ़ा तो पा रहे हैं, देश में एक्टिविटीज कर तो पा रहे हैं। आगे बोलता है, मोस्ट ऑफ देम स्पेंड देयर टाइम। तो फोरकास्टिंग करने के अलावा बहुत से इकोनॉमिस्ट अपना टाइम बाकी चीजों में लगाते हैं, जैसे कि स्टडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि देश में प्रॉब्लम क्या है, लुकिंग एट व्हाट्स हैपनिंग नाउ, कि देश में इस समय चल क्या रहा है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमी इज बिल्ड, और देश किस प्रकार आगे बढ़ाया जाएगा। तो केवल सब बैठ के फोरकास्टिंग नहीं करते, फोरकास्टिंग के अलावा बहुत सारे काम और करते हैं। तो कंक्लूजन की बात करें तो इन शॉर्ट, अंत में, इकोनॉमिस्ट आर नॉट फॉर्च्यून टेलर। तो इकोनॉमिक्स जो है भैया भविष्यवाणी बताने वाले ज्योतिष या पंडित नहीं होते। दे आर मोर लाइक डिटेक्टिव। वो एक प्रकार के डिटेक्टिव होते हैं। वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं एंड उसके बेस पे एक 90% या 95% वाली प्रेडिक्शन करते हैं कि इसके होने के चांसेस है, ये हो सकता है, बट 100% वाली प्रेडिक्शन नहीं करते। भाई वो तो मैं भी नहीं करता। अब मान लो मैं इतने टाइम से इको पढ़ा रहा हूं, बट मैं बच्चों को भी ये नहीं बोलता कि बेटा ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, अगर नहीं आया तो भाई मुझे थोड़ी पता है कि एग्जाम में क्या आएगा। जो एग्जामिनर एग्जाम बना रहा है उसको पता है क्या आएगा, मुझे थोड़ी पता है। बट हाँ, इतना तो पता होता है ना कि इसके आने के चांसेस 90% है, इसके आने के चांस 95% है। तो हम क्लास में ही बोलते हैं कि बेटा इस टॉपिक के आने के चांस 95% है, 99% है, कभी भी 100% नहीं बोलते हम लोग। और अगर बोल रहे हैं तो वो लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स बोलता है कि ये जो इकोनॉमिस्ट है ये मोर लाइक डिटेक्टिव की तरह है, स्टडिंग क्लूज टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी, कि चीजों को, हिंट्स को, क्लूज को पढ़ते हैं देश को समझने के लिए। भले ही हम हमेशा प्रेडिक्शन नहीं कर पाते कि आगे क्या होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ना ही छोड़ दे। तो ये था आपका पहला कि मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग क्या होता है। होपफुली समझ में आ गया होगा। इस वाले टॉपिक ने काफी टाइम ले लिया, बट क्या करें, नए नए टॉपिक है, समझने में आपको टाइम जाएगा, इसकी वजह से मैं इन पे टाइम लगा रहा हूं। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। चलिए जी, तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है? तो सुनो, फोरकास्टिंग तो पढ़ लिया, अब देखो, अब एक नया शब्द आपके सामने आया, एनालिसिस। इसका मतलब क्या है? देखो भाई, वो लोग जो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं इस बेस पर कि इस समय देश में चल क्या रहा है। अब मैं फोरकास्टिंग की बात नहीं कर रहा, अब मैं भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा कि इस समय देश में चल क्या रहा है, हमें देश में और क्या करना चाहिए, देश को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं, हमें उसके लिए क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए। वो सब काम किसका होता है? एनालिस्ट का। काम किसका होता है जी? एनालिस्ट का। इसका काम फोरकास्टिंग करना नहीं है। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूंगा तो इसका काम है देश की प्रॉब्लम को स्टडी करना एंड उसके लिए पॉलिसीज को बनाना, कि मैंने देश की प्रॉब्लम समझी, देश में चीजों को समझा, अब इसको बेहतर करने के लिए मैं क्या बनाऊंगा? पॉलिसीज।
तो वो काम किसका होता है? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट का। समझ में आ गया? तो क्या बोलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट कौन होते हैं? तो ये वो होते हैं स्टडी द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, इट्स करंट इवेंट, कि इस समय देश में क्या चल रहा है उसको स्टडी करते हैं, टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, ये समझते हैं कि देश में क्या चल रहा है, व्हाट इट माइट मीन, कि उसका मतलब क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग देश में पॉलिसीज को बनाते हैं। जरा समझो, एक बार दोबारा पढ़ लो। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट स्टडी करते हैं इकोनॉमी की, देश की, उसके करंट इवेंट की, कि देश में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग, इस समय देश में क्या क्या चल रहा है, एंड व्हाट इट माइट मीन, और उसका क्या मतलब निकलता है। इसको स्टडी करना काम किसका है? एनालिस्ट का। एंड स्टडी करने के बाद वो क्या करेगा? उसके लिए पॉलिसीज बनाएगा। समझ में आ गया? अब बोलता है जो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट है वो दोनों जगह काम करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी होते हैं एंड गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी होते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट बैंक होती है, प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनी होती है, तो ये भी अपने पास इकोनॉमिस्ट को रखती है, कि प्राइवेट बैंक, प्राइवेट कंपनी भी अपने पास इकोनॉमिस्ट को रखती है, कि देश में मान लो महंगाई बढ़ी, या देश में मान लो बेरोजगारी बढ़ी, या देश में मान लो कुछ भी हुआ, तो उससे इनकी कंपनीज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन बैंकों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसकी स्टडी कौन करेगा? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट। तो इनका बैंक घाटे में ना चला जाए, इनकी कंपनी घाटे में ना चली जाए, तो ये भी अपने पास इकोनॉमिस्ट रखते हैं कि भाई देख देश में क्या हो रहा है, और उसकी वजह से मेरा बैंक या मेरी कंपनी घाटे में ना जाए, इसलिए तुझे काम पे रखा है। अब तू इस चीज की स्टडी कर एंड बता हमें क्या करना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी, बैंक भी अपने यहां इकोनॉमिस्ट को जॉब देती है, काम पे रखती है। इसी प्रकार जो पब्लिक सेक्टर है, तो वहां पे सरकार भी अपने यहां इकोनॉमिस्ट को जॉब पे रखती है, काम पे रखती है। ये बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये लोग भी अपने यहां इकोनॉमिस्ट को जॉब पे, काम पे रखते हैं, ताकि ये लोग देश की जो चीज चल रही है उसकी स्टडी करें एंड इन लोगों को क्या करना चाहिए उसके बारे में बताए। तो मैं तो पहले ही बोलता हूं भाई, इकोनॉमिक्स वाला कोर्स कर रहे हो, इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहे हो, इकोनॉमिक्स में फ्यूचर देख रहे हो, तो फ्यूचर काफी ब्राइट है आप लोगों का, बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनियां हमें जॉब पे रखती है एंड हमसे एडवाइस लेती है, हमसे पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, एंड उसके लिए हमें काफी मोटे मोटे पैसे मिलते हैं, काफी बढ़िया बढ़िया पैसे मिलते हैं। तो इकोनॉमिक्स में अगर हो तो भाई बेस्ट है, मजा आ जाएगा, बस ढंग से पढ़ लेना नालायकों। सुनो, तो पहले बात करते हैं किसकी? प्राइवेट सेक्टर एनालिस्ट क्या बोलता है? तो बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिस्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े बैंकों में या बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं। इनका काम क्या होता है? तो इनकी जॉब होती है इज टू फिगर आउट हाउ बिग इकोनॉमिक ट्रेंड, फिगर आउट करना कि देश में, इकोनॉमी में चल क्या रहा है, जैसे कि महंगाई, इंटरेस्ट रेट। अब जो सेंट्रल बैंक है वो अपना इंटरेस्ट रेट चेंज करता है, बैंक रेट, रेपो रेट। अब इन सब से क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देश में महंगाई बढ़ी, इन सब से क्या इंपैक्ट पड़ेगा? चेंजेस इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर की स्पेंडिंग चेंज हुई, अब कंज्यूमर खर्चा कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इससे इनकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे इनकी ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे इनकी सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये सारी बातें इन्हें कौन बताएगा? इनको बताएगा मैक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट। तो ये लोग इन्हें जॉब पे रखते हैं कि ताकि ये एनालिस्ट बताए कि महंगाई के बढ़ने से, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से या कंज्यूमर के खर्चे चेंज होने से हमारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट में ये इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे ग्रोथ प्लान्स पे ये इंपैक्ट पड़ेगा और हमारी सेल पर ये इंपैक्ट पड़ेगा, ताकि ये लोग उसके अकॉर्डिंग फिर निर्णय ले सके। इसके अलावा भाई प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इनको जॉब मिलती है। क्या बोलता है? मैनी मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिस्ट वर्क इन दी पब्लिक सेक्टर। यहां पे क्या है? सॉरी, पब्लिक सेक्टर, कि बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिस्ट पब्लिक सेक्टर में भी काम करते हैं, जैसे कि सरकार के लिए काम करते हैं या फिर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक या IMF के लिए काम करते हैं। अब सरकार के लिए या वर्ल्ड बैंक, IMF के लिए काम क्या करते हैं? तो द मेन फंक्शन ऑफ दिस एनालिस्ट इज टू हेल्प इन इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। तो जो देश होता है, सरकार होती है, सरकार जो देश के लिए पॉलिसी लाती है उसके बारे में स्टडी करते हैं,
उनकी पॉलिसीज को बनाने में हेल्प करते हैं। अब एक बात बताओ, मोदी जी ने 2016 में देश में नोटबंदी करी, डीमोनेटाइजेशन, 500,000 के नोट बंद कर दिए। क्या आपको सच में लगता है कि इससे पूरा क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मोदी जी जानते थे? नहीं, मोदी जी ने केवल इस चीज का अप्रूवल दिया है कि 500,000 के नोट हम बंद कर रहे हैं। इसका पूरा का पूरा जो पॉलिसी थी, इस पूरे के पूरे जो पीछे जो कहानी थी कि देश में ये इंपैक्ट होगा, देश में ये होगा, ब्लैक मनी आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारी बातें किसको पता थी? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये देश की बड़ी बड़ी पॉलिसीज को बनाने में हेल्प करते हैं। 2017 में भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया। क्या जीएसटी बैठ के मोदी जी ने बनाया था क्या? नहीं, इन एनालिस्ट ने बैठ के जीएसटी का पूरा एक्ट बनाया कि जीएसटी लाएंगे, उसमें ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तब देश में ये इंपैक्ट पड़ेगा। पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो केवल अप्रूवल देते हैं, पूरी की पूरी पॉलिसी कौन बनाता है? वो देश के इकोनॉमिस्ट बनाते हैं। ठीक है जी। तो ये बोलता है कि इनका मेन काम क्या है? पॉलिसी डिसीजन में काफी मेन काम होता है। दे राइट रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट तैयार करते हैं, ये प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं एंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताते हैं। कौन? एनालिस्ट। सरकार केवल उस पे ठप्पा लगाती है, साइन करती है एंड अप्रूव करती है। रिपोर्ट तैयार करना, प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, काम किसका होता है? इन एनालिस्ट का ही काम होता है। ठीक है। एग्जाम्पल भी है, यूएस का एग्जाम्पल है। अब यूएस का एग्जाम्पल क्यों है भैया? क्योंकि जिस राइटर की हम बुक पढ़ रहे हैं वो यूएस का राइटर है, तो उन्होंने यूएस के एंगल से इस बुक को लिखा है एंड हमारे डीयू के अंदर उस यूएस वाली बुक के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। खैर पढ़ाया नहीं जाता, बस बोल देते हैं कि आपको ये पढ़ना है, पढ़ा तो खैर आपको मैं रहा हूं। ठीक है। तो यूएस के एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां पे क्या बोलता है कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, इट मींस सेंट्रल बैंक। फॉर एग्जांपल इंडिया का आरबीआई है, यूएस के बैंक का नाम क्या है? यूएस फेडरल रिजर्व। ठीक है। तो बोलता है कि ये क्या करता है? अब ये भी एडवाइस लेता है, किससे? बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिस्ट से, जो बहुत बड़े बड़े कौन है? पीएचडी होल्डर है, डॉक्टर की डिग्री रखी है। तो इन्होंने पीएचडी क्यों करी है? ताकि देश में बड़े बड़े लेवल पे जो है देश की पॉलिसीज में हेल्प कर सके। तो ये बैंक है, इन लोगों से हेल्प लेता है। फॉर एग्जाम्पल यूएस के प्रेसिडेंट क्या करते हैं? ये हेल्प लेते हैं। किस हेल्प लेते हैं? काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अब ये क्या है? ये यूएस की एक संस्था है जहां पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बैठते हैं जो कि देश में एडवाइस देते हैं। तो देश के प्रेसिडेंट जो है इनसे इकोनॉमिक्स के बारे में एडवाइस लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो सेंट्रल बैंक है, देश के प्रेसिडेंट है, ये अपना कुछ नहीं कर पा रहे, ये इकोनॉमिस्ट लोगों से ही क्या कर रहे हैं जी? एडवाइस ले रहे हैं। ऐसे ही जो कांग्रेस है, अब ये कांग्रेस इंडिया वाली कांग्रेस नहीं है, ये राहुल गांधी वाली कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का मतलब बच्चों यूएस की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। यूएस की पार्लियामेंट को बच्चों क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। तो बोलता है जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस भी अक्सर कांग्रेशनल बजट ऑफिस, अब ये क्या है कि ये भी यूएस की एक संस्था है जो यूएस का बजट पेश करता है। यह संस्था यूएस की न्यूट्रल संस्था है, ये किसी पार्टी की संस्था नहीं होती, ये न्यूट्रल होती है एंड ये देश की भलाई को देखते हुए ही बजट बनाती है, ये किसी पार्टी की संस्था नहीं होती। तो जो कांग्रेस है, जो पार्लियामेंट है, वो भी इनसे हेल्प लेता है और इसके अंदर बजट बनाने वाले कौन होते हैं? इकोनॉमिस्ट होते हैं। अब हमारे देश के अंदर भी जो बजट बनता है वो कौन बनाता है? इकोनॉमिस्ट लोग ही बनाते हैं। ठीक है। और आगे बोलता है कि ऐसे ही पॉलिसी मेकर्स डोंट ओनली लिसन टू गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट, और जो लोग पॉलिसी बनाते हैं वो केवल सरकारी इकोनॉमिस्ट को नहीं सुनते। भाई सरकारी इकोनॉमिस्ट के अलावा और भी ऐसे इकोनॉमिस्ट है जो सरकार से अलग हटके हैं, जो किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं या किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है भाई वो भी पढ़े लिखे लोग होंगे, तो उनसे भी एडवाइस ली जाती है देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये बोलता है कि पॉलिसी मेकर्स हमेशा सरकारी इकोनॉमिस्ट की नहीं सुनते, दे ऑल्सो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम इकोनॉमिस्ट इन बिजनेसेस एंड यूनिवर्सिटीज में ये बिजनेस जो इकोनॉमिस्ट है उनसे भी हेल्प ली जाती है। समझ में आ गया? तो अब ये वाला पॉइंट समझना, तो इकोनॉमिस्ट इतनी हेल्प करता है,
इतना ज्ञान होता है, इकोनॉमिक्स को पता होता है कि ये करेंगे तो देश में ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। तो इतना सब ज्ञान होने के बावजूद भी एक देश अपनी जनता के लिए, देश के विकास के लिए बेहतर निर्णय क्यों नहीं ले पाते? इंडिया के अंदर भी इतने इकोनॉमिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी सरकार देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बेटर चॉइस क्यों नहीं कर पाती है? तो उसके दो रीजन है। कितने रीजन है जी? दो। बताओ पहले क्वेश्चन क्या है कि इवन विद ऑल दीज स्मार्ट इकोनॉमिस्ट है सारे कंट्रीज में, फिर भी कंट्री डोंट ऑलवेज मेक द बेस्ट इकोनॉमिक चॉइस। हम फिर भी एक अच्छी चॉइस नहीं कर पाते। क्यों? इसके दो रीजन है। पहला बोलता है क्योंकि इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स है। जितना आपको सुनने में, पढ़ने में आसान लग रहा है, एक्चुअली में उतना आसान नहीं है। और भारत जैसे देश में तो बिल्कुल आसान नहीं है, बिकॉज भारत में तो इतनी जनसंख्या है, इतने सारे समुदाय के लोग रहते हैं, उन सबको देखते हुए कोई पॉलिसी बना पाना काफी मुश्किल होता है। तो बोलता है क्योंकि इकोनॉमी काफी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, एनालाइज करना या फिर प्रेडिक्शन करना अक्सर काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, काफी अनसर्टेन होता है। इवन कभी कभार तो एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट लोग जो बातें बोलते हैं, कभी कभार वो खुद ही उस पर एग्री नहीं करते कि ये होना चाहिए, लेकिन नहीं यार, अगर ये होगा तो फिर वो कैसे होगा, अच्छा अगर वो करेंगे फिर यहां प्रॉब्लम आएगी। तो भाई बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसकी वजह से पॉलिसीज प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती। और चलो मान लो बाई चांस पॉलिसी बन भी गई तो क्या होता है भाई, पॉलिटिशियंस लोग, नेता लोग अपने वोट के चक्कर में, अपने वोट बैंक के चक्कर में उस पॉलिसी को लागू नहीं होने देते। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिस्ट लोगों ने एक अच्छी सी पॉलिसी बनाई जो देश के विकास के लिए काफी अच्छी है। पॉलिटिशियंस को, नेताओं को वो पॉलिसी दिखाई, नेता को लगा हां पॉलिसी काफी अच्छी है, लेकिन जब पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो नेता को चला पता कि यार अगर ये पॉलिसी मैंने देश में इंप्लीमेंट कर दी तो देश की जनता मुझसे नाराज हो जाएगी और मेरे को वोट नहीं देगी, और अगले साल फिर मैं नेता बन नहीं पाऊंगा। एक काम करो, इस पॉलिसी को लागू नहीं करते। भले ही वो पॉलिसी देश के लिए अच्छी थी, बेस्ट थी, बट फिर भी अपने वोट के चक्कर में नेता लोग उस पॉलिसी को लागू होने नहीं देते। तो क्या बोलता है कि पॉलिटिशियन ही होते हैं जो अंत में निर्णय लेते हैं। यस, इकोनॉमिस्ट तो भाई केवल पॉलिसी बनाएगा, उसको अप्लाई तो देश के कौन करेंगे? पॉलिटिशियंस ही करेंगे। तो इकोनॉमिस्ट ऑफन थिंक अबाउट व्हाट्स बेस्ट, क्योंकि इकोनॉमिस्ट सोचते हैं देश के लिए क्या बेस्ट है एंड वो उस अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं मोस्टली केयर अबाउट व्हाट विल हेल्प देम विन सपोर्ट फ्रॉम वोटर्स राइट नाउ। मतलब जो पॉलिटिशियंस है वो अपने वोट के बारे में सोचते हैं कि भैया मेरे वोटर को सपोर्ट क्या करेगी। भले ये पॉलिसी अच्छी है, बट इस पॉलिसी के वजह से अगर वोटर मेरे अगेंस्ट आ गए तो इस पॉलिसी को मैं लागू होने नहीं। वही बोलता है तो जिसकी वजह से सो दे मे चूज पॉलिसीज दैट आर पॉपुलर, तो उन्हीं पॉलिसी को चूज करेंगे जो पॉपुलर है, भले ही इवन इफ दे आर नॉट द बेस्ट फॉर द, भले वो देश के लिए अच्छी ना हो। तो इस वजह से हम अच्छी चॉइस कर नहीं पाते। और इसके भी दो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि एग्जाम्पल की बात करें 1990 में, 1990 का वो समय था जब कोल्ड वॉर फिनिश हुआ था। कोल्ड वॉर जानते हो ना क्या होता है? अब नहीं जानते हो भाई, पॉलिटिक्स का हिस्सा है। कोल्ड वॉर था तो 1990 में कोल्ड वॉर फिनिश हुआ था। मतलब अल्टीमेटली देशों के बीच जब लड़ाई चलती है, बट वो लड़ाई मारपीट वाली, युद्ध वाली नहीं होती, बस मुंह से लड़ रहे हैं, बोल बोल के लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में कोई भी जान की, मतलब कोई भी मृत्यु नहीं होती, कोई भी मारपीट नहीं होती, बस मुंह से बोल के लड़ाई लड़ना ही कोल्ड वॉर कहलाता है। और 1990 में पूरे वर्ल्ड में जो है कोल्ड वॉर फिनिश हुआ। अब कोल्ड वॉर फिनिश हुआ तो उसके बाद जरा समझना क्या हुआ। यूरोपियन गवर्नमेंट डिडंट वांट टू स्टॉप पेइंग सब्सिडीज टू देयर फार्मर इवन दो मोस्ट इकोनॉमिस्ट सेड इट वाज अ बैड आइडिया। अब देखो यहां पे वही वोटिंग वाली बात आ गई। भाई यूरोपियन गवर्नमेंट करती क्या थी? अपने किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड करती थी। अब भाई अगर एक देश की सरकार अपने किसानों को सब्सिडी दे रही है तो किसान के लिए अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमिस्ट लोगों ने बोला ये एक बैड आइडिया है। अब बैड आइडिया क्यों बोला जरा समझना। अब भाई अगर हम अपने किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे हमारे देश की जो अनाज है,
जो देश के गेहूं है, फूड ग्रेन है, सस्ते बन रहे हैं और फिर इन्हीं सस्ते गेहूं को हम बाहर बेच रहे हैं। अब दूसरे देश में जो गरीब किसान है, समझना बहुत ध्यान से, दूसरे देश में किसान मान लो गरीब है। अब दूसरे देश के जो कंज्यूमर्स है वो उनके किसान से अनाज नहीं खरीदते क्योंकि वो किसान महंगा बेचते हैं, क्योंकि उस देश की सरकार उन किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करती। तो उस देश में हम लोग, यूरोपियन गवर्नमेंट अपना अनाज भेजती सस्ते दाम पे। समझना, यूरोपियन गवर्नमेंट अपना अनाज भेज रही है सस्ते दाम पे, मान लो बी कंट्री को। अब बी कंट्री के जो कंज्यूमर्स है वो हमारे देश का, यूरोपियन गवर्नमेंट का अनाज खरीदते हैं, वो अपने देश से अनाज नहीं खरीदते क्योंकि उस देश में अनाज थोड़ा महंगा है, क्योंकि वहां के जो सरकार है अनाज पर सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करती, जिसकी वजह से जो वहां के किसान है बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि वहां के लोग उन किसान से अनाज खरीदते ही नहीं है, वही महंगा मिल रहा है, वो हमसे अनाज परचेज करते हैं। तो इकोनॉमिस्ट लोगों ने बोला, मेरे देश के लोगों ने बोला, यूरोपियन गवर्नमेंट के लोगों ने बोला कि ये बैड आइडिया है, आप सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हो, आपके चक्कर में दूसरे देश का नुकसान हो रहा है, वहां के किसान मर रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता जो है अनाज हमसे परचेज कर रही है, वहां की जनता उन देश के किसान से अनाज परचेज नहीं कर रही है। और कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, अब ऐसा करना सही नहीं है, अब देशों को आपस में मिलकर रहना है। अगर आप अभी भी ऐसा करोगे तो ये एक देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये क्या हुआ, अब सरकार ने इकोनॉमिस्ट की बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि यूरोपियन गवर्नमेंट अगर इकोनॉमिस्ट की बात मान लेती कि भाई सही कह रहे हैं, दूसरे देश में प्रॉब्लम हो रही है और इससे पूरे वर्ल्ड में एक अशांति का माहौल बनेगा, उस देश से हमारी बातचीत खराब हो जाएगी, बट फिर भी मैं सब्सिडी कम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर मैं अपने देश में सब्सिडी कम कर दूंगा तो मेरे देश के किसान मेरे को वोट नहीं देंगे और नेक्स्ट ईयर मेरी गवर्नमेंट नहीं आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर भी इकोनॉमिस्ट लोगों की बात को साइड में रख के हमने अपनी बात मानी। आपकी बुक में हालांकि इतना नहीं लिखा हुआ, बट मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करके आया था, इसकी वजह से मैंने आपको बता पाया। ठीक है जी। तो यहां पे ये बोल रहा है, ऐसे ही 2002 में द यूएस गवर्नमेंट, सेकंड एग्जांपल है, इंक्रीजेस टैक्सेस या टैरिफ ऑन इंपोर्टेड स्टील टू हेल्प स्टील कंपनीज इवन दो इकोनॉमिस्ट वार्न अगेंस्ट इट। अब 2002 में क्या हुआ, जो यूएस की गवर्नमेंट थी, तो यूएस की गवर्नमेंट में वहां के जो प्रेसिडेंट थे, बुश करके है ना मेरे ख्याल से, तो वहां के जो प्रेसिडेंट थे 2002 में, तो वहां पे क्या हुआ, इन्होंने अपने देश की स्टील कंपनीज की हेल्प करने के लिए क्या करा, बाहर से जो स्टील इंपोर्ट होती थी उस पे टैक्सेस को बढ़ा दिया। मतलब ये हुआ, यूएस की मान लो हमारा देश है, अब हमारे देश में जो स्टील कंपनी है वो ग्रो नहीं कर पा रही है, क्योंकि बाहर से, चाइना से या साउथ कोरिया से यूएस के अंदर जो स्टील इंपोर्ट हो रही थी वो सस्ती थी, और हमारे देश की जनता, ये हमारे देश की मान लो कंपनियां, कार बनाने वाली कंपनी या अदर कंपनी बाहर से स्टील परचेज करती थी। यूएस के देश से जो यूएस की स्टील कंपनी है वो थोड़ी महंगी थी, वहां से कार वाली कंपनियां स्टील परचेज नहीं करती थी। अब यूएस गवर्नमेंट ने क्या करा कि यार हमारे देश की स्टील बिकनी चाहिए, तो क्या करा, यूएस गवर्नमेंट ने बाहर से इंपोर्ट होने वाली स्टील पे क्या कर दिया जी, टैक्स को बढ़ा दिया, जिससे कि अब यूएस में इंपोर्ट होने वाली स्टील महंगी हो गई, और महंगी होने की वजह से क्या हुआ, हमने अपनी स्टील की कंपनी को बचा लिया कि अब देश के लोग जो है हमसे हमारी स्टील परचेस करेंगे, क्योंकि बाहर की स्टील क्या हो गई, महंगी हो गई। बट ये करना सही नहीं था, क्योंकि अब अगर मान लो वो कार वाली कंपनियां या बाकी लोग बाहर से स्टील तब भी परचेस करते हैं, तो अब स्टील महंगी होने की वजह से कार महंगी बनेगी और बाकी वस्तु भी देश के अंदर महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह से देश को नुकसान होगा। और देखो, ऐसा इंपोर्ट लगाना ये एक देश के लिए अच्छी बात भी नहीं है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने साफ साफ मना कर रखा है कि ऐसे आप अचानक से टैरिफ को, टैक्स को बढ़ा नहीं सकते, सभी देश को आपस में मिलकर व्यापार करना है। तो इकोनॉमिस्ट लोगों ने इसके लिए मुझे वार्न किया था, लेकिन फिर भी यूएस गवर्नमेंट ने अपनी कंपनीज को देखते हुए क्या करा, टैक्स को बढ़ा दिया। तो वही कि यहां पे सरकार क्या करती है, सरकार अपने वोट को देखते हुए निर्णय लेती है, उससे देश में अच्छा हो या बुरा हो, सरकार को उससे अधिक कोई मतलब नहीं होता। ठीक है,
आगे बोलता है, एग्जाम्पल खत्म हो गए, आगे बोलता है मैक्रो इकोनॉमिस्ट एडवाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो भले ही हम इन इकोनॉमिक्स के एडवाइस मानते नहीं अपने वोट बैंक के चक्कर में, लेकिन भाई इनकी एडवाइस होती बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, क्या बोलता है कि इवन दो गवर्नमेंट डोंट ऑलवेज फॉलो व्हाट इकोनॉमिस्ट सेज, हम भले ही फॉलो नहीं करते कि इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, लेकिन उनकी एडवाइस काफी हेल्पफुल होती है, और वो भी तब जब देश को कोई बड़े चेंजेस करने हो। अगर कोई देश में बड़े चेंजेस करने हो तो इन एडवाइस को मानना चाहिए। कि वही 1990 के टाइम पे जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था, तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज या फिर लैटिन अमेरिका जो था, वो अपने देश को अब आगे बढ़ाना चाहता था। तो अपने देश को इंप्रूव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अभी भी वॉर खत्म हुआ है, अब युद्ध खत्म हो गया, अब देश को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर ऐसे केस में उन लोगों ने इकोनॉमिस्ट को सुना, एंड इकोनॉमिस्ट ने जो जो बोला, इस यूरोपियन कंट्रीज ने या अमेरिकन कंट्री ने उसको फॉलो किया, और उससे इनका देश आगे भी बढ़ा और देश पर काफी बड़े बड़े प्रभाव भी पड़े। तो अल्टीमेटली छोटे चेंजेस के लिए चलो कोई नहीं, हम इकोनॉमिक्स की बात नहीं मान रहे, बट अगर कुछ बड़े चेंजेस करने हैं तो इकोनॉमिक्स की बात माननी पड़ेगी। अब हमने भी तो 1991 में, भारत में 1991 में हमने भी तो एलपीजी पॉलिसी को अपनाया था, तो यह काफी बड़ा चेंजेस था, और इकोनॉमिस्ट लोगों की एडवाइस लेकर ही इस पॉलिसी को अपनाया गया था। ठीक है, ऐसे ही इन दी फॉर्मर सोवियत यूनियन, मतलब बात किसकी हो रही है जी, रशिया की, रूस की। कि अगर बात करें रशिया की, रूस की, तो वहां पे इकोनॉमिस्ट गेव एडवाइसेस एंड इवन हेल्प्ड लीड चेंजेस इन हाउ द इकोनॉमी वर्क्ड। अब यूएस के अंदर भी जब देश आगे बढ़ना चाह रहे थे, यूएस की सरकार, तो वहां पर भी इकोनॉमिस्ट से हेल्प ली, इकोनॉमिस्ट लोगों ने एडवाइस दी, एंड उनकी एडवाइस से काफी बड़े बड़े चेंजेस भी देखने को मिले। एंड इवन पॉलिटिक्स में भी इकोनॉमिस्ट लोगों को दर्जा दिया गया, पॉलिटिक्स के अंदर भी इकोनॉमिस्ट लोगों को शामिल किया गया कि पॉलिटिक्स में केवल नेता नहीं होंगे, नेता के साथ साथ अब रशिया की पॉलिटिक्स में इकोनॉमिस्ट लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो वहां पे इतना दर्जा इकोनॉमिस्ट लोगों को दिया गया। समझ में आ गया? तो ये था आपका मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के ऊपर। देखो वीडियो लेंथी बन रही है, और वो तो बनेगी ही, ऑब्वियस सी बात है, नए नए टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, समझने में टाइम तो जाएगा। एंड कोई इंडियन राइटर की बुक तो आप नहीं पढ़ रहे हो, आप यूएस के राइटर 3 लोगों ने मिलकर इस बुक को बनाया है, आप उसको पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है समझने में तो आपको टाइम लगेगा। चलो ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च। चलिए जी, अब मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च क्या होता है? तो रिसर्च जरा समझना, रिसर्च एक अच्छा वर्ड है, हाँ जी अच्छा वर्ड है, नालायकों समझो क्या होता है। देखो भाई, बात ऐसी है, घर जैसी है। रिसर्च में क्या होता है, आपने जो स्टडी करी उसकी स्टडी को, फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी चीजों की स्टडी करी, आपने उसको एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, तो रिसर्च बहुत से बताती है। पहला, जो स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है, फॉर एग्जांपल बात करी मान लो जीडीपी की, अब जीडीपी की जो स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है, आपने वो भी पढ़ी, आपने उसको भी अच्छे से ऑब्जर्व किया, प्लस उन सबको पढ़ने के बाद, उन सबको ऑब्जर्व करने के बाद आपने कुछ खुद से भी योगदान दिया, आपने कुछ खुद से भी कोई नया मेथड, कोई नई तरकीब, कोई नया फॉर्मूला निकाला, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च में 2 बातें आती है, एक तो जो स्टडी ऑलरेडी पहले हो चुकी है उनको पढ़ना, उनको ऑब्जर्व करना, उनको समझना, एंड उसके अलावा अपना कुछ नया योगदान भी देना। देखो हमने इससे पहले पढ़ा एनालिस्ट, एनालिस्ट कुछ नया योगदान नहीं देता, वो बस चीजों की स्टडी करता है, एंड उसी स्टडी के बेस पर पॉलिसीज को बनाता है। रिसर्चर का काम अलग है, इसका काम चीजों की स्टडी करना है, ठीक है, बट उसको देखते हुए कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ नई नॉलेज को निकालना है, कुछ नए मेथड को, कुछ नए फॉर्मूले को, कुछ नई चीजों को निकालना है। किसका काम है? रिसर्चर का काम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे क्या बोलता है कि मैक्रो और रिसर्च की अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आपने देखा होगा लोग पीएचडी करते हैं, पीएचडी। अब जैसे कि मैं भी पीएचडी कर रहा हूं, तो लोग पीएचडी करते हैं, एंड पीएचडी में आपको पता है उनका मेन काम क्या होता है? उनका मेन काम रिसर्च करना ही होता है। पीएचडी में हम लोग क्या करते हैं,
जो स्टडी उस टॉपिक के ऊपर हो चुकी है, हम उसको भी अच्छे से पढ़ते हैं, उसको भी अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, एंड उन स्टडी के बेस पे हम अपनी भी कोई नई स्टडी क्रिएट करते हैं। आपने सुना होगा पीएचडी में लोग लिखते हैं रिसर्च पेपर, कि मैंने बहुत सारी स्टडी करी एंड मैंने उनसे कुछ सीखा एंड अपना खुद का एक नया रिसर्च पेपर लिखा। होते लोगों के, मेरे भी रिसर्च पेपर है जो कि गूगल पे अपलोडेड है, वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे। मैंने भी भाई पीएचडी कर रहा हूं इकोनॉमिक्स के अंदर, नालायक को, कुछ टाइम बाद मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर प्रथम सिंह लग जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है, अब रिसर्च होती कैसे है? तो मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च कैन बी डन इन डिफरेंट वे। रिसर्च जो होती है बच्चों, वो अलग अलग तरीके से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैथ बेस्ड मॉडल, कुछ लोग जो है मैथमेटिक्स का यूज करते हैं रिसर्च करने के लिए। दूसरा, एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ पीपल थिंक एंड बिहेव, लोग किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार बिहेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। तो लोग साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के बेस पर, लोगों की थिंकिंग के बेस पर भी रिसर्च करते हैं। एंड तीसरा, कंप्यूटर सिमुलेशन टू मॉडल इकोनॉमिक एक्टिविटी, सिंपल लोग कंप्यूटर की हेल्प से, प्रोग्राम की हेल्प से, एंड आज की डेट में एआई, इनकी हेल्प से भी लोग रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने के 3 बताए गए मेथड, पहला मैथ के आधार पे, दूसरा लोगों की थिंकिंग एंड बिहेवियर के आधार पे, एंड तीसरा कंप्यूटर, एआई, प्रोग्राम वगैरह, इन सब के अकॉर्डिंग भी लोग जो है रिसर्च करते हैं। याद रखना, फर्क नहीं पड़ता कि आप तीनों में से कौन से मेथड का यूज कर रहे हैं, आपके रिसर्च का जो गोल है वो केवल एक होना चाहिए, और वो गोल ये होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी बेटर, कि इकोनॉमी को अच्छे से समझ सको, एंड टू हेल्प सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, और देश में जो वर्ल्ड में एक्चुअल में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, ओके। अब रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है? अब बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो उसके इंपॉर्टेंस के लिए यहां पे एक सिचुएशन को आपकी बुक में इमेजिन करने को बोला है, कि इमेजिन कीजिए कि आप जो है आईएमएफ के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप आईएमएफ के एक इकोनॉमिस्ट है, एंड आईएमएफ ने आपको बोला कि आपका काम क्या है, कि आपका काम है, एक छोटी सी अफ्रीकन कंट्री है और आपका काम है उस कंट्री में इन्फ्लेशन काफी बढ़ गई है, उससे डील करनी है। अब भाई मैं इकोनॉमिस्ट हूं, आईएमएफ ने मुझसे बोला अफ्रीका की छोटी सी कंट्री है, वहां पे जाओ और महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, उस महंगाई से डील करो। अब मैं एक रिसर्चर हूं, तो यहां पे 2 बातें आएगी। सबसे पहला, महंगाई के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी स्टडी कर रखी होगी, तो तरीका नंबर 1, उन स्टडी के बेस पर ही क्या पता प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कि जो मैंने स्टडी कर रखी, क्या पता उनके हेल्प से ही मैं महंगाई कम कर दूं। बट हो सकता है कि जो मैंने स्टडी की है और जो यहां पे महंगाई बढ़ने का रीजन है वो यूनिक है, वो मेरी स्टडी में है ही नहीं। तो अब यहां पे आएगा रिसर्चर का मेन काम, कि एज ए रिसर्चर अब मुझे खुद एक नया मेथड, एक नया तरीका क्रिएट करना है कि मैं इस देश की महंगाई को खत्म कर सकूं, क्योंकि प्रीवियस स्टडीज में जो मैंने पढ़ रखा था वहां मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अगर यहां पे होता है एनालिस्ट, तो वो क्या बोलता कि भाई मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं, ये काम मेरा नहीं है, और एनालिस्ट यहां से भाग जाता। बट रिसर्चर का काम क्या है कि नहीं नहीं नहीं, अब यहां पे मुझे खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा भाई साहब, नाम के आगे डॉक्टर ऐसे ही नहीं लग जाएगा। समझ में आया? तो क्या बोलता है, तो टू गिव गुड एडवाइस, तो गुड एडवाइस के लिए सबसे पहले मेरे को उस प्रॉब्लम को, उस महंगाई को समझना पड़ेगा कि व्हाट इन्फ्लेशन कंट्रोल पॉलिसीज अदर कंट्री हैव यूज, कि अगर महंगाई बढ़ जाती है तो मैं अपनी स्टडी के बेस पे ऑब्जर्व करूंगा कि यार मैंने पढ़ रखा है कि बाकी कंट्रीज जो है जब महंगाई बढ़ती है तो वो किस प्रकार से प्रॉब्लम को दूर करती है। ठीक है, व्हाट रिजल्ट दोस पॉलिसीज हैड, वो कंट्री जो पॉलिसी लगाती है महंगाई दूर करने के लिए उसके क्या परिणाम है, और हाउ दोज रिजल्ट वेरीड डिपेंडिंग ऑन द कंट्री सिचुएशन, और उनके रिजल्ट मेरी कंट्री से किस प्रकार अलग अलग जो है वेरी करेंगे, क्या पता उनके परिणाम कुछ और आए, मेरे कुछ और आए। तो यहां पे 3 बात बोली, ये तो मेरी हो गई प्रीवियस स्टडी के बेस पे, कि जो मैंने स्टडी कर रखी है उसके आधार पे मैं पहले चेक करूंगा कि बाकी देश ने क्या क्या किया, फिर उनसे परिणाम क्या निकले, और उनके अलग अलग वेरीड रिजल्ट क्या थे। लेकिन
मैंने पुरानी सारी स्टडी कर ली एंड पुरानी सारी की सारी स्टडी करके चला पता कि भाई साहब यहां पे तो कोई अलग ही बात बन रही है कि जो भी मैंने स्टडी करी वो तो यहां पे आ ही नहीं रही है, यहां पे कुछ अलग बात है। तो इफ द कंट्रीज सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम पास्ट एग्जाम्पल, कि जो भी मैंने पढ़ा था स्टडी करी थी इस देश की स्थिति उनसे काफी अलग है, तो यू कैन नॉट जस्ट कॉपी ओल्ड सॉल्यूशन। तो उन्होंने जो तरीके अपनाई थी मैं यहां पे उसको अप्लाई कर नहीं सकता, क्योंकि यहां पे तो सिचुएशन ही कुछ और है। तो यहीं पे रिसर्चर की इंपॉर्टेंस सामने आएगी, यहीं पे अब रिसर्चर अपना दिमाग लगाएगा। तो यू नीड टू रिलाई ऑन इकोनॉमिक थ्योरी। तो आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है अब आप उनको थोड़ा समझेंगे, इन्फ्लेशन के मेन कॉज को जानेंगे और उस नए केस को आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहां पे रिसर्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रिसर्च सेव टाइम। अब इस टॉपिक में आगे बोलता है कि रिसर्च सेव टाइम। यस, अगर मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं तो वर्तमान में रिसर्च करने में अब अधिक टाइम नहीं लगता, क्योंकि जिस टॉपिक के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं ऑलरेडी उस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे लोग ऑलरेडी रिसर्च कर चुके होंगे। तो अब मेरे को उनकी चीजों को पढ़ना है और मेरे को अब अपना अधिक दिमाग लगाने की नीड नहीं है। भाई बढ़ता देश है, पढ़े लिखे लोग हैं और हर चीज के ऊपर डे बाय डे नई नई रिसर्च हो रही है। तो आज की डेट में रिसर्च जब हम करने बैठते हैं, फॉर एग्जांपल मैं भी जिस टॉपिक के ऊपर इकोनॉमिक्स में रिसर्च कर रहा हूं तो मेरे को भी रिसर्च करने में इतना कोई समय नहीं जाता, बिकॉज जिस टॉपिक के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं जब मैं गूगल पे उस टॉपिक को डालता हूं तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे पीएचडी होल्डर के रिसर्च पेपर सामने आ जाते हैं। समझ में आ गया? तो बोलता है फिगरिंग एवरीथिंग आउट बाय योरसेल्फ फ्रॉम स्क्रैच वुड टेक मैनी ईयर। कि हां, अगर आप सोचो कि स्क्रैच मतलब जीरो, कि अगर मैं खुद ही जीरो से शुरू करूंगा, मैं किसी की कोई हेल्प नहीं लूंगा, तो आपको भाई बहुत साल लग जाएंगे अपनी रिसर्च पूरी करने में। लेकिन बट थैंक्स टू ऑनगोइंग मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च, लेकिन धन्यवाद हो उन लोगों का जो डे बाय डे रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारी नॉलेज जो अपने को चाहिए वो हमें आज की डेट में ऑलरेडी अवेलेबल हो जाती है बुक्स के माध्यम से, जर्नल्स। बच्चों इसका मतलब होता है, जर्नल्स का मतलब होता है मैगजीन। जो लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, वो अक्सर एक टाइप की मैगजीन में उसको पब्लिश करवाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जर्नल। और कभी कभार वो रिसर्च पेपर पब्लिश भी नहीं हो पाता, ठीक है, तो वो भी बट कहीं ना कहीं से हमको मिल जाते हैं। तो पब्लिश पेपर, अनपब्लिश पेपर, रिपोर्ट, जर्नल, रिसर्च बुक्स, इनके माध्यम से रिसर्च करना अब काफी आसान हो गया है, काफी टाइम बच जाता है। रिसर्च इज द फाउंडेशन फॉर, याद रखना रिसर्च बहुत जरूरी है। जब आप चीजों पर रिसर्च करोगे, उस पर एक नई नई खोज करोगे, नए मेथड, नया दिमाग लगाओगे, तभी आप चीजों को एनालाइज कर पाओगे, तभी आप फोरकास्टिंग कर पाओगे एंड तभी आप पॉलिसीज को बना पाओगे। इनके बिना, रिसर्च के बिना ये सब चीजें कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए रिसर्च को एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंजन बोला है, कि रिसर्च एक वो इंजन है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को आगे लेके जाएगा। आप रिसर्च करोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने आप डेवलप होती जाएगी। ठीक है, आगे बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च इज मेनली डन इन। अब रिसर्च होती कहां पे है, रिसर्च करते कौन लोग हैं? तो अक्सर कॉलेज के लोग, यूनिवर्सिटीज के लोग रिसर्च करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो लोग पीएचडी कर रहे हैं वो कहां से करते हैं? किसी कॉलेज से करते हैं। तो अक्सर कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सरकारी संस्थाएं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी खाली नहीं बैठती, वो भी देश में न्यू रिसर्च करती है। रिसर्च करने की जिम्मेदारी केवल बच्चों की थोड़ी है कि जो पीएचडी कर रहा है वही रिसर्च करेगा। अरे देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं भी चीजों के ऊपर रिसर्च करती है, जैसे कि नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च। इंडिया की संस्था कोई भी नहीं है, यूएस की किताब है, यूएस के राइटर है, यूएस की संस्था है। ठीक है, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन, ये भी कहां की है? यूएस की है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट, ये भी कहां का है? यूएस का है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? संस्था करते हैं। और तो और पब्लिक सेक्टर, सरकारी संस्थाएं भी जो होती है, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी रिसर्च करते हैं। और लास्ट में क्या बोलता है? फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा
कि इन दी पब्लिक सेक्टर में, अब याद रखना बात किसकी हो रही है, इसकी पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है। ये बोलता है पब्लिक सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में जो लाइन है किसके बीच, इकोनॉमिक एनालिसिस एंड मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च। बोलता है पब्लिक सेक्टर में एनालिसिस और रिसर्च दोनों में एक डिफरेंस होता है, होता नहीं होता, ये एक अलग चीज होती है एंड ये एक अलग चीज होती है। बट अक्सर पब्लिक सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में दोनों को एक ही मान लेते हैं कि कभी कोई बंदा रिसर्च कर रहा होता है तो कभी से अचानक से वो क्या बन जाता है, एनालिस्ट, फिर कभी वो क्या बन जाता है, रिसर्चर। मतलब यहां से वहां या वहां से यहां वो शिफ्ट होते रहते हैं। वही बोलता है कि इन दोनों के बीच जो एक लाइन है, जो एक डिफरेंस की लाइन होनी चाहिए, वो काफी फजियर, बच्चों फजियर का मतलब होता है ब्लर, कि इनके बीच लाइन काफी ब्लर हो जाती है, वो लाइन दिखती नहीं है। और वो लाइन दिखने की ना वजह से कभी हम ये कर रहे होते हैं तो कभी ये कर रहे होते हैं। वही लिखा हुआ है कि द रीजन इज दैट मैनी इकोनॉमिस्ट मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कि बहुत से इकोनॉमिस्ट आगे पीछे, कि कभी तो वो किसी प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे होते हैं, कि जैसे कि मान लो अफ्रीकन कंट्री में जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, तो या तो वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को पढ़ रहे होते हैं या फिर मोर बेसिक मैक्रो इकोनॉमी, या फिर क्या वो इससे हटके रिसर्च पे आ जाते हैं कि अगर देश में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को, जनरली पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो कभी तो आप क्या थे, किसी चीज की स्टडी कर रहे थे, और कभी आप क्या बन गए, रिसर्चर बन गए, कि पहले आप केवल स्टडी कर रहे थे बट अब क्या बोलो, नहीं अब हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो पढ़ेंगे। तो बोलते हैं पब्लिक सेक्टर में अक्सर यहां से वहां और वहां से यहां लोग शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा, मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च। अब आखिरी हमारा क्या है जी, ये हटाओ, आखिरी क्या है हमारा जी, डेटा डेवलपमेंट। हाँ जी, क्या है हमारा, डेटा डेवलपमेंट। यहां पे डेटा कलेक्शन की बात हम आप लोगों से करेंगे। इनका सिंपल मतलब है डेटा कलेक्शन करना। अरे भाई आपको फोरकास्टिंग करनी है, आपको चीजों को एनालाइज करना है, आपको रिसर्च करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए होंगे, डेटा। अरे बेटा क्या चाहिए, डेटा। तो भाई मेरी बात सुनेंगे, तो डेटा कलेक्शन काफी क्रूशियल, काफी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, मैक्रो इकोनॉमिस्ट के लिए। ये डेटा कलेक्शन इकोनॉमिस्ट की हेल्प करता है, किस चीज में, टू अंडरस्टैंड द करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी, कि भाई देश की वर्तमान की स्थिति क्या है, देश में महंगाई है या नहीं है, देश का जीडीपी घटा है बढ़ा है। तो वो डेटा होगा सामने तभी तो चलेगा पता कि देश की वर्तमान स्थिति क्या है। टू मेक फोरकास्ट, मुझे कोई फोरकास्टिंग करनी है, उसके लिए क्या चाहिए, डेटा। एनालाइज एंड कंपेयर डिफरेंट पॉलिसी, अलग अलग पॉलिसीज को मुझे कंपेयर करना है, तो मुझे क्या चाहिए, उन पॉलिसीज के डेटा। या फिर टू टेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, मैंने कोई थ्योरी बनाई, मुझे उसको टेस्ट करना है, तो मुझे क्या चाहिए, लोगों के डेटा जिन पे मैं टेस्ट करूंगा। तो बगैर डेटा के काम तो करना संभव है नहीं, कुछ भी करना हो आपको डेटा चाहिए। अब डेटा की बात करें तो डेटा अनेक प्रकार के होते हैं, लिखा है ना कि डेटा इंक्लूड थाउजेंड ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर, अनेक हजारों प्रकार के डेटा होते हैं, जैसे कि जीडीपी के डेटा, प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन महंगाई के डेटा, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा, और ऐसे हजारों टाइप के और डेटा लगते हैं किसी भी चीज के लिए। लेकिन ये डेटा मिलते कहां से हैं, इन डेटा के सोर्सेस क्या है। तो पहला सोर्स बोलता है गवर्नमेंट एजेंसीज, सरकार ने ऐसी प्रॉपर संस्था बना रखी है जिनका काम केवल डेटा कलेक्ट करना है, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसी मेन सोर्स है, जैसे कि ब्यूरो ऑफ द सेंसस। अब इंडिया में भी तो एक है, नाम क्या उसका, सेंसस ऑफ इंडिया, भारतीय जनगणना। जब इंडिया में जनगणना होती है तो हर 10 साल में जो होती है वहां पे क्या होता है, लोगों से उनके डेटा कलेक्ट करते हैं। ऐसे यूएस के अंदर क्या है, ब्यूरो ऑफ सेंसस, ऐसे ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। तो वैसे बहुत सारी संस्था है यूएस के अंदर जो डेटा कलेक्ट करती है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक जो है, केंद्रीय बैंक यूएस का फेड बैंक, वो भी तो क्या करता है, वो भी तो डेटा कलेक्ट करता है। एंड इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी होती है, ठीक है, जो डेटा कलेक्ट करती है एंड कलेक्ट करके उसको आगे पैसा कमाने के लिए बेच देती है। तो ये लोग जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आगे बोलता है जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो किन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखें।
तो डेटा जब कलेक्ट करते हैं तो डेटा कलेक्ट करना एक रूटीन वर्क है जो कि रेगुलर बेस पे होता है, ठीक है। अब डेली बेस पे हो रहा है, फिर भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि डेली तो करते हैं, क्या उसमें कर लेंगे, नहीं, डेली करते हो बट फिर भी डेली बेस पर भी काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे कि केयरफुल प्लानिंग बाय एक्सपर्ट, डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो प्रॉपर प्लानिंग से कलेक्ट करना है। अ डिसीजन ऑन व्हाट डेटा इज नीडेड बेस्ड ऑन हु विल यूज इट, जब डेटा कलेक्ट करोगे तो पता होना चाहिए कि डेटा कलेक्ट करना कौन सा है एंड इस डेटा का यूज कौन करेगा। आपको पता है नहीं डेटा कलेक्ट करना कौन सा है, आप सामने वाले घर पहुंच गए और घर पहुंच के सोच रहे हो यार क्या डेटा चाहिए, यार क्या डेटा कलेक्ट करना है, तो ऐसा नहीं, पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए। आपको क्या डेटा चाहिए सोच के चलो, कौन यूज करेगा सोच के चलो, और उसके बाद मेकिंग श्योर दैट डेटा मैच विद योर ऑब्जेक्टिव, और आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो आपके ऑब्जेक्टिव से मैच होना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है और ये डेटा है, तो हां इस डेटा से इस ऑब्जेक्टिव तक मैं पहुंच जाऊंगा। समझ में आ गया? ओके। अब बोलता है डेटा कलेक्टर मस्ट, अब जो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं याद रखना उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि पहला, सामने वाले का डेटा पर्सनल जो है अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। उसकी इंफॉर्मेशन, उसका डेटा जो है कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, मतलब आप उसकी पर्सनल या बिजनेस इंफॉर्मेशन को कहीं लीक नहीं करेंगे। वो बंदा विश्वास करके आपको डेटा दे रहा है तो उसको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। उसके अलावा मेक श्योर डेटा इज एक्यूरेट एंड यूजफुल फॉर एनालिसिस, आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उस बात का ध्यान रखेंगे कि डेटा सामने वाला बंदा मेरे को एक्यूरेट दे रहा है, सामने वाला बंदा मेरे को पागल नहीं बना रहा। आप उस जब डेटा कलेक्ट करेंगे तो आप उससे प्रूफ मांग सकते हैं कि इस डेटा का प्रूफ दो, इस डेटा का प्रूफ दो, ताकि आप डेटा की एक्यूरेसी को चेक कर सको, ठीक है। बोलता है बड़ी बड़ी संस्थाओं में, जैसे कि ब्यूरो ऑफ सेंसस की बात करें तो बड़ी बड़ी संस्थाओं में तो इकोनॉमिस्ट होते हैं और जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं वो मिलकर काम करते हैं ताकि डेटा सिक्योर रहे एंड डेटा एक्यूरेट रहे, डेटा की क्वालिटी अच्छी हो। तो बताओ आखिरी काम क्या होता है जी? डेटा कलेक्ट करना। तो होपफुली ये जो चारों फंक्शन थे, टाइम लग गया बट चारों फंक्शन हमने काफी अच्छे से कवर अप कर चुके हैं। पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आए आप फाड़ के आ जाओगे, आप तोड़ के आ जाओगे, मुझे पता है, ठीक है। तो अभी थक गया, हाँ जी। तो फिर आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस बुक का जो टॉपिक नंबर 3 है क्लासिकल वर्सेस केन्सियन, उसको कवर अप करूंगा, ठीक है। और कोई और टॉपिक आपको पढ़ना हो तो भाई कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम लिख देना, मैं उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।